हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार प्राथमिक शिक्षा का 24 अगस्त शिफ्ट 2 को, उसके आज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया है, एन का मान निकालना है हमें इस दिए गए व्यंजक से। तो देखिए, इसके लिए एक प्रॉपर्टी याद रखना है आपको। यदि a का पावर माइनस एक्स करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1/a का पावर एक्स हो जाता है। यानी कि a/b का पावर माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b/a का पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम करेंगे। 3/4 को 3/4 रहने देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3/4 है, गुणे इस 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4 और पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर 3/4 का पावर n। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a का पावर x इंटू a का पावर y यदि हो तो a का पावर x प्लस वाई हो जाता है। यदि बेस सेम है तो घातांक जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी बेस दोनों का सेम है तो घातांक जुड़ जाएगा। तो 3/4 और ये -6 + 8 बराबर 3/4 का पावर n हो जाएगा। एक और इसके साथ प्रॉपर्टी याद रखना है कि a का पावर x बराबर b का पावर y हो, तो a का पावर y हो तो x बराबर y होता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, -6 + 8 कितना होगा, 2 और n। तो n बराबर हमें क्या मिला, हमें ऑप्शन में n 2 का मान नहीं दिया है तो हम क्या मारेंगे, ऑप्शन ही मारेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 का पावर -1 + 8 का पावर -1 भागा 1/3/2 का पावर -2 का सरलीकृत रूप हमें बताना है। देखिए वही तरीका जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि a का पावर -x करते हैं तो 1/a का पावर x हो जाता है। यहाँ x की जगह पे क्या है, 1 है तो ये हो जाएगा 1/a। यानी कि अगर इसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये होगा 1/4 + 1/8 भागा, ये लिखेंगे माइनस को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 का पावर 2। फिर इसे हम लिखेंगे क्या, ये 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 भागा 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3/8 और जब भागा पलटता है तो गुना हो जाता है और ये हो जाएगा ऊपर 4/9। इस 3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9/4, 9/4 को पलटेंगे तो 4/9 हो जाएगा। यहाँ से 3 एकम 3, 3 3 के 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिया है हमें कि a अनुपात b बराबर 1/2:3:8। उसी तरह b अनुपात c दिया है और c अनुपात d दिया है। तो हमें ABCD का अनुपात क्या होगा हमें भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्नों को सरल अनुपात में बदलेंगे। तो a अनुपात b बराबर दिया है हमें 1/2:3/8। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, यानी a अनुपात b मिल गया कितना, 4/3। अब निकालेंगे b अनुपात c, ये दिया है 1/3/5/9। 3 और 9 का एलसीएम होता है 9, तो 9 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो b अनुपात c मिल गया हमें 3/5। उसी तरह c अनुपात d दिया है 5/6/3/4। 6 4 का एलसीएम होता है 12, तो 5/6 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 5 × 2 यानी कि 10 और ये होगा 4 3 12, 3 3 के 9। तो c अनुपात d भी हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ का b और यहाँ का b दोनों बराबर है, तो a अनुपात b अनुपात c हमारा क्या हो जाएगा, 4/3/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे c अनुपात d क्या दिया है, 10/9। तो इसको भी 10 करना होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/6/10 और ये 10 है तो 10/9। तो 8 6 10 9, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों में और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5,600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। तो पारिश्रमिक में उनके हिस्से क्या हैं। देखिए सुरेश और शशि, सुरेश और ये शशि, ये 11 दिन में काम ख़त्म करता है, ये 17 दिन में काम करता है और इनका एफिशिएंसी क्या होगा। तो 11 और 17 का एलसीएम ले लेंगे तो 11 × 17
यही हो जाएगा। इसको ऐसे ही रखते हैं, गुणा करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एफिशिएंसी 17 हो गया और ये इसका एफिशिएंसी 11 हो गया। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया है। तो इनका एफिशिएंसी का योग क्या होगा? 17 + 11 बराबर 28। 28 दिया है 5600 के बराबर, तो एक कितना होगा? 200 के बराबर होगा। तो चूँकि सुरेश का हिस्सा हमें निकालना है, तो सुरेश एक दिन में 17 यूनिट काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? 17 × 200 कर देंगे, तो 17 दूनी 34 सुरेश का निकल जाएगा। और शशि जो है एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहा है, तो 11 × 200 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2200। तो 3400 और 2200 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है उसको ये याद रखना है कि यदि दो व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को x और y दिन में करते हैं तो उनकी जो मजदूरी होगी वो y अनुपात x के अनुपात में होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उनकी मजदूरी का अनुपात उनकी एफिशिएंसी का अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है, तो सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? तो देखिए पहले केस में दिया क्या है कि ए बराबर बी का 25% है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बराबर बी गुने 1/4 हो जाएगा, यानी बी बराबर हमें मिल जाएगा 4a। दूसरा दिया है कि ए जो है सी के वजन का 40% है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए बराबर सी गुने 40/100, 20 दूनी 40, 20 25 100। तो यहाँ से c बराबर क्या मिल जाएगा? 5a/2। ठीक है, अब देखिए c के वजन का कितना प्रतिशत b के वजन के बराबर है? तो मान लेते हैं c के वजन का x% b के वजन के बराबर है, तो c गुने x/100 बराबर होगा b। c का मान क्या दिया है? 5a/2 दिया है, तो 5a/2 गुने x/100 बराबर b का मान दिया है 4a, तो ये 4a हो जाएगा। a से a कैंसिल, 5 20 25 100 और x बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 40 यानी कि 160। तो 160% के बराबर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के एक गोले का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए जो इसमें कंसेप्ट है वो ये है कि जब एक ठोस वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो दोनों का आयतन हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो गोले का व्यास दिया है हमें, गोले का व्यास कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका? त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 6 का आधा। ठीक है, अब देखिए इस गोले को पिघला करके क्या बनाया है? तार बनाया है। तार कैसा होता है? सिलेंडर होता है। ठीक है, ये लंबाई है तार की और ये इसका आधार होता है वृत्ताकार। ठीक है, तो तार क्या है? एक पतला सा बेलन होता है। ये कंसेप्ट मेन है, इसी को याद रखना है। और बेलन का आयतन क्या होगा? हमें बेलन का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का क्योंकि गोले को ही पिघला कर तो तार बनाया गया है, तो गोले का आयतन बराबर तार यानी बेलन का आयतन बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए बेलन की ऊंचाई लंबाई मतलब ऊंचाई मान लीजिए ये है 36 सेंटीमीटर दिया है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है, ये हमें निकालना है। ठीक है, कैपिटल R है, ये हमें निकालना है। गोले का आयतन देखिए 4/3 पाई r³ बराबर बेलन का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r²h, सॉरी सिर्फ पाई r² होता है। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैपिटल R है। 4/3 r कितना है? 3 का क्यूब हो जाएगा बराबर r² निकालना है, h दिया है हमें 36, तो ये हो गया 4/3 गुने 27 बराबर r² गुने 36। 3 9 27, 9 चौके 36, तो r² बराबर क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल, तो 1 होगा, तो r बराबर क्या बचा? 1 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट
दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफल का योग दिया है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी दी है 6 सेंटीमीटर। तो वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होंगी? तो देखिए, एक बड़ा वृत्त है और एक इसके अंदर छोटा सा वृत्त है जो इसको टच कर रहा है, ठीक है। और ये मान लेते हैं बड़े वृत्त का केंद्र है और ये छोटे वृत्त का केंद्र है। इस बड़े वाले को मान लेते हैं ए और छोटे वाला जो है वो है बी, ठीक है। तो ये बोल रहा है इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो दिया है हमें कितना, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए, अगर ये बड़ा केंद्र है, ठीक है, इसको अलग से बनाते हैं। ये ब्लू वाला जो है बड़े वृत्त की त्रिज्या है, मान लेते हैं ये है कैपिटल आर, और ये जो है छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये आर है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पूरा हिस्सा भी कैपिटल आर होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आर माइनस आर बराबर क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। अगर आपको फिगर समझ में आ रहा है तो आर माइनस आर बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा बोला है इनके क्षेत्रफल का योग 116 पाई है, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 116 पाई। तो इसमें से पाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116। देखिए, आर माइनस आर बराबर दिया हमें 6। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस पहले समीकरण से यहाँ इसको लाते हैं। यहाँ से आर बराबर हम निकाल लेंगे 6 प्लस आर, और इस आर का मान यहाँ पे हम ला के रख देंगे। तो ये हो जाएगा 6 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116। तो ये हो जाएगा 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 12 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116। तो ये कितना बचेगा, 2 आर स्क्वायर प्लस 12 आर, और 116 में से 36 घटाएंगे तो 6 में से 6 जीरो, 11 में से 3 गया 8, माइनस 80 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac, यानी कि 160 हो जाएगा बटे में 2। तो आर बराबर होगा माइनस 6 प्लस माइनस 36 प्लस 160 196 का स्क्वायर रूट होता है 14 बटे में 2। तो आर एक होगा माइनस 6 माइनस 14 बटे में 2, और एक आर होगा माइनस 6 प्लस 14 बटे में 2। ये वाला तो नेगेटिव है तो इसको लेंगे नहीं, तो ये आर होगा 8 बटे में 2, यानी कि आर बराबर हमें मिल गया 4। छोटा वाला आर मिल गया 4, तो बड़ा वाला आर क्या होगा, 6 प्लस 4 बराबर 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अगर आपको इतना सॉल्व नहीं करना है तो सीधा आप ऑप्शन रख के देख लीजिए, अगर ऑप्शन मैच कर गया तो उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट, एक तेज़ ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज़ ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति क्रमशः क्या होगी, ठीक है। तो कुल दूरी हमें कितना दिया है, कुल दूरी बराबर दिया है 600 किलोमीटर। मान लेते हैं तेज़ ट्रेन की जो गति है वो है 1 किलोमीटर पर आवर। तो प्रश्न में बोला है कि धीमी ट्रेन की गति तेज़ ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर पर आवर कम है। तो धीमी वाली कितनी होगी, धीमी ट्रेन की गति कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि धीमी ट्रेन वाली 3 घंटे ज़्यादा समय ले रही है तेज़ वाली से। यहाँ तेज़ ट्रेन 3 घंटे कम समय लेती है, इसका मतलब है धीमी ट्रेन 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो 600 किलोमीटर बटे में दूरी बटे में क्या होता है, चाल बराबर समय। तो ये इसका धीमी ट्रेन का समय हो गया। इसमें से तेज़ ट्रेन का हम क्या करेंगे, समय घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 घंटा बचेगा जो दिया हुआ है हमें प्रश्न में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ये जाएगा 200 बार में, 200 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा x माइनस एक्स प्लस 10 बटे में x इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 1। x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 2000। अगर आप चाहें तो यहाँ पे x का मान यदि 50 रखेंगे तो 50 गुने 40 बराबर कितना होगा,
पंचों के 20 पर 2 जीरो 2000 LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें अगर सॉल्व करना है कि नहीं, हमें सॉल्व करना है, मान नहीं रखना है, तो हम सॉल्व करेंगे इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 बराबर 0 होगा। श्रीधराचार्य फार्मूला लगाइए, एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac, यानी कि 4 दूनी 8000 बटे में 2। देखिए 8000 में 100 जोड़ेंगे तो 8100 हो जाएगा। 8100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 90 होगा। तो 10 प्लस माइनस 90 बटे में 2, तो x बराबर क्या होगा, 100 बटे में 2 होगा। और एक क्या होगा, x बराबर माइनस 80 बटे में 2। तो माइनस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गति जो है वो नकारात्मक नहीं हो सकती। तो x बराबर क्या हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर धीमी ट्रेन की गति। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट है, इस दिए गए समीकरण से हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको मान लेते हैं ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण। तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। तो क्या मिलेगा हमें, 1/x प्लस 1/y। LHS और RHS को अलग अलग जोड़ेंगे, तो 1/x प्लस 1/i, 1/y प्लस 1/z प्लस 1/z प्लस 1/x बराबर क्या होगा, 8 प्लस 12 प्लस 10। LHS को LHS की तरफ, RHS को RHS की तरफ हमने जोड़ दिया। तो देखिए कितना x है, 2, तो 2/x प्लस 2/y 2/z बराबर कितना होगा, 12 8 20 10 30 होगा। 2 कॉमन लेंगे तो ये सब कट जाएगा इससे 15 बार में। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर हमें मिल गया 15। निकालना क्या है, हमें x का मान निकालना है। तो हम अगर y z वाले को हटा दें तो हमें मिल जाएगा 1/x बराबर 15 माइनस 1/y प्लस 1/z। 1/y प्लस 1/z का मान हमें यहाँ पे दिया है 12, तो 15 माइनस 12, तो 1/x बराबर क्या मिल गया हमें 3। x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/3। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है। इसका अर्थ है कि 5 वर्षों का कुल साधारण ब्याज मूलधन का 50% है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या हो जाएगा, वार्षिक ब्याज दर बराबर हो जाएगा 50% में हम 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 10% है वार्षिक ब्याज दर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें कि मूलधन दिया है 12,000 और समय दिया है 3 वर्ष। देखिए प्रिंसिपल दे दिया है 12,000, इसको लिख लीजिए यहाँ पे। समय दिया है 3 वर्ष और दर कितना है 10%। तो आपको याद रखना है कि 10% की दर से 3 वर्ष का जो प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर होता है वो होता है 33.1%। अगर नहीं याद है तो देखिए 10%, 10%, 10%। इसको पहले a प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का जो फॉर्मूला होता है इस पर रखिए। तो ये क्या होगा, 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे में 100। तो ये हो जाएगा 100 से एक बार में जाएगा तो 10 20 1 21%। अब इस 21 को इस 10 के साथ जोड़िए। अब ये 21 हो गया a और b हो गया हमारा 10। तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुने 10 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल। तो ये हो जाएगा 31 प्लस 2.1 यानी कि 33.1 हमारा क्या होगा, प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर होगा। तो हमें निकालना क्या है, इसका मूलधन का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 12,000 गुणे 33.1 बटे में 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 0 इस 1 दशमलव को खा जाएगा। तो 12 से गुणा कीजिए, 12 कम 12 के 2 हासिल 1, 12 3 36, 1 37 के 7 हासिल 3, 12 3 36 3 39। तो 3,972 हो जाएगा हमारा आंसर। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएँ थीं। छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.5% सफल हुए और 342 छात्राएँ असफल हुई। तो असफल छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रतिशत दिया है इसको भिन्न में बदल लीजिए। तो ये हो जाएगा 75/2%। इसको 1/100 लिखेंगे तो 25 यहीं 75, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 3/8। उसी तरीके से 75% का क्या होगा, 3/4। उसी तरीके से 62.5% को क्या लिखेंगे, 125/2 गुने 1/100, 25 5 125, 25 चौके 100, तो ये हो गया 5/8। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कुल जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी ये हैं 8x। ठीक है, अब इस 8x में से 3/8 कितने हैं, छात्राएं हैं। तो छात्राएं कितनी है, 8x का 3/8 है, यानी कि ये हो जाएगा 3x। तो छात्र कितने होंगे, छात्र होंगे 8x माइनस छात्राओं की संख्या 3x, तो ये हो गया 5x। तो छात्र कितने हैं, 5x हैं। अब देखिए छात्रों का 75% यानी कि 3/4 जो है सफल है, तो असफल कितना होगा, तो 5x का 1/4 होगा। उसी तरीके से छात्राओं का 62.5% सफल हुए हैं, अर्थात 5/8 सफल हुए हैं, यानी कि 3/8 क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। तो फेल की संख्या क्या हो जाएगी, 3x गुने 3/8 बराबर, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है असफल छात्राएँ 342। तो तितरी या 9, 9 दूनी 9 27, 9 8 72, तो x बराबर हो गया 8 गुने 38। इस x का मान यहाँ पे रख दीजिए, 5 गुने 8 गुने 38 गुने 1/4, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10 गुने 38, यानी कि 380। जो असफल छात्र की संख्या है वो 380 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए -2/3 बराबर क्या होगा, ये होगा -6.66, और 1/2 बराबर क्या होगा, तो ये होगा 0.5। तो हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो -66 से बड़ी हो लेकिन 0.50 से छोटी हो। तो देखिए आप विकल्प बी को ध्यान से देखिए, -2/6 का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा -1/3, और इसका मान हो जाएगा -0.33। उसी तरह इसका मान हो जाएगा +0.33। तो ये देखिए -0.33 इससे बड़ा है और 0.33 50 से छोटा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो मान लेते हैं पुत्र की उम्र क्या है, x है, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। लेकिन 15 वर्ष बाद उसकी उम्र यानी उसके पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। तो पिता की उम्र क्या है, तो 15 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी, x + 15 होगी, और पिता की उम्र क्या होगी, 5x + 15 होगी। दोनों में 15 15 जोड़ देंगे। अब प्रश्न में कह रहा है 15 वर्ष बाद उसकी उम्र यानी उसके पिता की उम्र 5x + 15, उसके पुत्र की उम्र यानी कि x + 15 की 2 गुनी रह जाएगी, तो 2 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5x + 15 बराबर 2x + 30, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 15, तो x बराबर हमें मिल गया 5। जब x बराबर 5 मिल गया तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 50 25, यानी पिता की उम्र क्या है, तो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका लाभ क्या है। तो देखिए 2 नींबू का CP यानी क्रय मूल्य कितना दिया है, 1 रुपये दिया है। ठीक है, 1 रुपये में 2 नींबू खरीदती है, तो 1 नींबू का क्रय मूल्य क्या होगा, 1/2, यानी कि 0.5 रुपये, या ऐसे ही रखते हैं 1/2 रुपये होगा। अब देखिए वो क्या कर रही है कि वो उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेच रही है, यानी कि 5 नींबू का विक्रय मूल्य यानी SP कितना दिया है, 3 रुपये दिया है प्रश्न में। तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य यानी SP कितना होगा, 3/5 होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उसका लाभ क्या है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुने 100। तो ये हो गया
3/5 माइनस 1/2 बटे में 1/2 गुने 100 हो जाएगा। तो 6 में से 5 बटे में 10 बटे में 1/2 गुने 100, तो ये 2×5 = 10 हो जाएगा। तो 6 - 5 1/5 गुने 100, तो ये हो जाएगा 20%, यानी कि वो 20% लाभ कमा रही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेते हैं, 64.2% इंग्लिश लेते हैं। और यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है H यूनियन E यानी हिंदी और इंग्लिश का 100% है। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें प्रतिशत में दी हुई है, बाकी हम बाद में कर लेंगे इससे कंपैरिजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मतलब हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 50.8% दिया है। और इंग्लिश के विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 64.2% दिया है। तो सेट थ्योरी का फॉर्मूला क्या होता है, H यूनियन E बराबर NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को काउंट किया है। तो ये है 100%, ये है 50.8, ये है 64.2 और इसको मान लेते हैं x% है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 बराबर 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 4 4 1 5 हो जाएगा, 6 5 11 माइनस x। तो x बराबर कितना होगा, 115 माइनस 100, x बराबर 15% हमारा वैसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिया है। तो देखिए 100% दिया है कितना, 500 के बराबर। ठीक है, कुल संख्या क्या है 500, मैंने माना था 100%, तो 1% बराबर होगा 500/100, तो 15% किसके बराबर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 5 गुने 15 यानी कि 75। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब चाहे तो इसे वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस दिए गए व्यंजक का मान निकालना है। देखिए दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि AB माइनस सी एक्स का पावर दिया है, तो इसको लिख सकते हैं आप XAB माइनस AC। ठीक है, दूसरा है कि यदि x का पावर a इंटू एक्स का पावर b दिया है तो ये होता है x का पावर a प्लस b। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये हो जाएगा x का पावर AB माइनस AC इंटू एक्स का पावर BC माइनस BA इंटू एक्स का पावर CA माइनस CB। इसको लिखेंगे x का पावर AB माइनस AC प्लस BC माइनस BA प्लस CA माइनस CB। तो देखिए CB से CB कट रहा है कहीं पे, यहाँ पे CB कट गया, BA से AB कट जाएगा और माइनस AC से CA कट जाएगा। तो x का पावर क्या बचेगा, 0। x का पावर किसी भी संख्या का पावर 0 1 हो जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो इसका आंसर क्या होगा, यह स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर एक निश्चित या स्थिर ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। यह ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। ये ध्यान रखना है, 36,000 किलोमीटर। इस ऊंचाई पर उपग्रह का जो आवर्तकाल है वो पृथ्वी के घूर्णन काल के ठीक बराबर हो जाता है, जिसके कारण यह पृथ्वी से देखने पर हमेशा स्थिर दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। तो देखिए आंसर इसका क्या होगा, आप जब एक प्रिज्म से सफ़ेद प्रकाश गुजारेंगे ऐसे, इसको ऐसे कर दीजिए, तो ये जब इससे परावर्तित होकर निकलेगा, अपवर्तित होकर निकलेगा, तो ये 7 रंगों में टूट जाता है, 3 4 5 6 7। तो ये जो नीचे वाला सबसे होता है ये होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। तो सबसे पहले बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होता है और सबसे कम कौन होता है, रेड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके लिए आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, तरंग दैर्ध्य और विचलन का जो संबंध होता है वो होता है, विचलन जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, 1/तरंग
दैर्ध्य क्या। ठीक है, तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसका विचलन सबसे कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए यह अधिक विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? क्या सुरक्षित है इसमें से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। तो बिजली चमकने या मेघ गर्जन के समय धातु की वस्तुएं विद्युत की सुचालक होने के कारण आकाशीय बिजली को आकर्षित करती हैं, इसलिए खुली छतरी लेकर चलना अत्यंत असुरक्षित है, खास करके जिसमें धातु की डंडी होती है। दूसरा ये खत्म हो गया। तीसरा देखिए, खुली जगह में खड़े रहना। तो खुली जगह में खड़े रहने पर व्यक्ति स्वयं बिजली के लिए सबसे ऊंचा माध्यम बन सकता है, जो खतरनाक है। तो यदि आप जंगल में हैं तो बड़े पेड़ों की तुलना में छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि बिजली आमतौर पर सबसे ऊंची वस्तुओं पर गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिर रहती है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो जब कोई पिंड मुक्त रूप से ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी ऊंचाई घटने के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, लेकिन साथ ही उसका वेग बढ़ने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। तो यात्रा के प्रत्येक बिंदु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा कुल निकाय की ऊर्जा इसे बोलते हैं। ये होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होगा, mgh होता है, और ये होता है हाफ mv²। ठीक है, ये होता है टोटल एनर्जी बराबर। ठीक है, ये घटेगा जिस अनुपात में उसी अनुपात में ये बढ़ता है, और इस तरीके से दोनों मिलाकर क्या होता है? हमेशा सेम रहता है, स्थिर रहता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो नेत्रदान के समय पूरी आंख का प्रतिरूपण नहीं किया जाता, बल्कि आंख के सामने वाले जो पारदर्शी हिस्सा होता है उसी को निकाला जाता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। कॉर्निया आंख की बाहरी खिड़की की तरह काम करता है, जो प्रकाश को आंख के भीतर प्रवेश और मोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामिन इसका पूरा नाम है। इसके नाम में जो कोबालामिन शब्द इसलिए आता है क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप के लिए आवश्यक है। बाकी का देखिए थायमिन, तो थायमिन विटामिन B1 का नाम है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। उसके बाद है नियासिन, तो विटामिन B3 का नाम है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, और B12 की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हल्दी। अम्ल क्षार संकेतक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अपना रंग बदलते हैं। तो हल्दी एक प्राकृतिक संकेतक है। हल्दी का रंग अम्लीय माध्यम में पीला ही रहता है, लेकिन जैसे ही यह किसी क्षारक के संपर्क में आता है इसका रंग बदलकर लाल भूरा हो जाता है। जैसे कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाने पर वह लाल हो जाता है, और यदि आपने चूना और हल्दी जब आप लगाएंगे तो उसका कलर भी लाल और भूरा हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। सिरका अम्ल क्षार संकेतक नहीं होगा क्योंकि ये खुद एक अम्ल है। खाने वाला सोडा एक क्षार है, तो ये भी इसका संकेतक नहीं हो सकता, जबकि हल्दी एक नेचुरल संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि आप चाहें तो इसमें और कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, तो ये नीला को लाल कर देता है और लाल को नीला कर देता है। नीला को लाल करता है तो अम्ल में क्या होता है? ब्लू हो जाता है रेड, और जब क्षार यूज करते हैं तो लाल जो है वो हो जाता है ब्लू। यह लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पेपर। इसके बाद एक आता है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन अम्ल में रंगहीन रहता है और क्षार में गुलाबी हो जाता है। ये अम्ल में रंगहीन रहता है और जब क्षार यूज करते हैं तो ये हो जाता है गुलाबी, पिंक कलर का ये हो जाता है।
इसके साथ आता है एक मिथाइल ऑरेंज। तो अम्ल में ये लाल हो जाता है और क्षार में ये पीला हो जाता है। ये आप फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो यदि मिट्टी अत्यधिक क्षारीय है तो उसकी सघनता को कम करने के लिए उसमें अम्लीय गुणों वाले पदार्थों को मिलाने की आवश्यकता होती है। और जैसे कार्बनिक पदार्थ जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जैसे कि खाद, कंपोस्ट या सड़ी गली मिट्टी में मिलाने पर सड़ने के दौरान अम्ल मुक्त करते हैं। यह अम्ल मिट्टी के क्षारीय प्रभाव को उदासीन कर देता है। उसके बाद दिया है बिना बुझा चूना। तो बिना बुझा चूना जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये प्रकृति में खुद क्षारीय होता है। इसे मिलाने से मिट्टी और अधिक क्षारीय हो जाएगी, इसलिए इसका उपयोग अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए किया जाता है। क्योंकि हमारी मृदा क्या है, अति क्षारीय है, तो इसका तो हम प्रयोग नहीं करने वाले हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो परम शून्य बोलते किसे हैं, परम शून्य 0 डिग्री केल्विन को बोलते हैं। अगर सेल्सियस में पूछे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं परम शून्य। हमें फ़ारेनहाइट निकालना है परम शून्य का मान, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है F - 32/9 = C/5। तो F बराबर क्या होगा 9/5 C + 32, तो ये होगा 9/5 गुने -273.15 + 32। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो F का मान आएगा -459.67। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लगभग हमारा इसके बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो प्रकाश तरंगें किस तरीके की तरंग हुए, तो ये है अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग दोनों ही होती है। प्रकाश तरंगें प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं क्योंकि इनके कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग ये नहीं होती है। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है, जैसे कि ध्वनि, साउंड वेव जो होती है, ध्वनि तरंग है, वो अनुदैर्ध्य तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग भी होती है। तो ए और सी हमारा दोनों ही होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या है। तो जब एक प्रबल अम्ल जैसे कि HCl एक दुर्बल क्षारक जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो बनने वाला लवण जो होता है वो अम्लीय लवण होता है, क्योंकि अम्ल का प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो NH4Cl होता है प्लस H2O। तो यहाँ पे जो NH4Cl है इसका जो pH मान होता है ये 7 से कम होता है। तो 7 से कम होता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ये जो लवण बना है ये अम्लीय लवण है, तो इसका मान होगा 7 से कम, क्योंकि जो भी अम्ल होता है उसका मान 7 से कम होता है। pH स्केल पर हमेशा याद रखना है कि प्रबल अम्ल, प्रबल का मतलब शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार, प्रबल क्षार जब मिलते हैं तो क्या बनता है, उदासीन लवण बनता है, उदासीन लवण। जैसे कि HCl मिलता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से, तो क्या बनता है, ये बनता है NaCl + H2O बनता है। ठीक है, उसी तरीके से हमने प्रबल क्षार का यहाँ पे उदाहरण दे दिया। आप दुर्बल क्षार और जब प्रबल क्षार का रिएक्शन कराएंगे तो क्षारीय लवण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है किसके। तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है, अभी मैंने उदाहरण लेके भी इसका समझाया। तो ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl + H2O बनाता है। और NaCl क्या होता है, ये उदासीन होता है, ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। कोशिकीय श्वसन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्राथमिक ईंधन के रूप में ग्लूकोज का उपयोग करती है। कोशिका के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसे एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा निकलती है। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य देखिए कौन कौन से हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है जो शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो विकल्प ए देखिए, पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, तो यह गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जैसे कि एलएच और एफएसएच स्रावित करती है जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बनाने और यौन अंगों के विकास को प्रेरित करते हैं। तो ये तो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। कौन सा हार्मोन बनता है? गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन में कौन कौन आते हैं? एलएच और एफएसएच हार्मोन, ठीक है। उसके बाद विकल्प भी देखिए कि सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, तो यह वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। कौन? पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है जो हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को प्रोत्साहित करती है। तो ये भी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। उसके बाद पीयूष ग्रंथि जो है यह एसीटीएच हार्मोन स्रावित करती है जो अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित कर नमक के स्तर को संतुलित रखता है। तो शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना ये भी पीयूष ग्रंथि का कार्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। मानव मस्तिष्क का जो पश्च मस्तिष्क है, हिंड ब्रेन है, वो भाग स्वायत्त क्रियाओं और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो पश्च मस्तिष्क के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? पोन्स हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा है और सेरिबेलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। यह वर्ष 2023 की एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो उससे संबंधित ये करंट अफेयर का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1272। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को मोदी जी ने किया था। लोकसभा कक्ष में कुल 888 सीटें हैं और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। तो ये ध्यान रखना है, दोनों को मिला करके पूछा है, तो 1272 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमित क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चीन ने। C919 चीन द्वारा घरेलू स्तर पर विकसित पहला नैरो बॉडी जेट यात्री विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारोत्तोलन से संबंधित है। ये करंट अफेयर उस समय का है, तो इसको इसलिए मैं तेज़ी से करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रिट जारी कर सकता है। जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्याय पाने के लिए सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देती है। 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देती है रिट जारी करने का, और 226 हाई कोर्ट को शक्ति देती है रिट जारी करने का। यहाँ पे जो अध्यादेश है इसका एक्चुअल में जो इंग्लिश वर्जन दिया था उसका था ऑर्डिनेंस, ठीक है। रिट को भी अध्यादेश बोलते हैं लेकिन ये अलग थोड़ा है, इसलिए हम सिर्फ बी को टिक कर रहे हैं, न कि ऑप्शन डी को। कोई बी और सी दोनों ही टिक कर सकता है, ऐसा नहीं करना है। और डिग्री का मतलब भी होता है आदेश, ठीक है।
रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल 5 प्रकार के रीट होते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा रीट है परमादेश, तीसरा रीट है प्रतिषेध, चौथा रीट है उत्प्रेषण, पांचवा रीट है अधिकार परीक्षा, इंग्लिश में हीबस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन सर्टियोररी क्यूओ वारंटो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो देखिए, तो हीराकुड बांध जो दिया है यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ पे? महानदी नदी पर स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा सबसे प्रसिद्ध बांध है। दूसरा है दुधवा बांध, तो यह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? तो धमतरी जिले में स्थित है। यह भी महानदी नदी पर ही है। ठीक है, तो दोनों ही बांध महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जेरूसलम। अल अक्सा मस्जिद ईसाई, यहूदी और मुसलमान के लिए पवित्र ऐतिहासिक स्थल जेरूसलम के पुराने शहर में स्थित है। इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद इसे तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इजरायल और फिलिस्तीन विवाद के कारण यह मस्जिद अक्सर अंतर्राष्ट्रीय समाचार और संघर्ष का केंद्र बना रहता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो बेल्जियम, कनाडा और डेनमार्क, ये तीनों देश नाटो के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। चूँकि तीनों ही देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी G20। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी और भारत की इस ऐतिहासिक अध्यक्षता का मुख्य विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अंग्रेजी अनुवाद था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही है हमें वो बताना है। तो पहला कथन दिया है, क्वाड 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। तो बिल्कुल कथन ए हमारा क्या है? सही है। दूसरा क्या है? इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। तो इसकी पहली अवधारणा 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद राहत प्रयासों के लिए एक कोर ग्रुप के रूप में उभरी थी, जिसे बाद में 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। तो ये भी सही है। तीसरा है, इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। तो बिल्कुल ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य किस संस्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तक्षशिला। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौटिल्य राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला कथन दिया है कि यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, तो ये तो गलत है। या तो जमींदार होगा या तो किसान होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते थे। तीसरा है, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, तो ये गलत है। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी और वारेन हेस्टिंग्स को खुद बनारस से भागना पड़ा था। तीसरा है, तो बस ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो फ्रिजिड जोन यानी शीत कटिबंध के बारे में हमें बताना है। तो पृथ्वी को तापमान के आधार पर 3 मुख्य कटिबंध में बांटा गया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो उत्तरी शीत कटिबंध कहाँ आता है? तो यह उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ के बीच वाले एरिया को बोलते हैं शीत कटिबंध। तो देखिए, पहला जो दिया है 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है, तो ये तो हमारा सही हो गया। फिर है दोनों गोलार्धों में 23 डिग्री और 66 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, तो ये गलत है।
यहाँ पे ध्यान रखना है 1/2 छूट गया है गलती से, ठीक है। यहाँ पे 1/2 मान के चलिएगा, 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, ठीक है। तीसरा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमाऊं हिमालय। तो सिडनी बुरार्ड नामक एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इसका नामकरण किया था। तो देखिए, एक है सिंधु प्लस सतलज, इनके इस नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है। दूसरा है सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और तीस्ता प्लस दिहांग जो कि ब्रह्मपुत्र के बीच के क्षेत्र है, ये इसे बोलते हैं हम असम हिमालय। तो ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और इसकी आबादी कुल 6.1 लाख है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा एक ही सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 33%। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाई गई थी, बाद में इसे 1988 में संशोधित किया गया था और इसमें 33% यानी कि 1/3 भाग क्षेत्र वनों या पेड़ से ढका होना अनिवार्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो इसका आंसर देखिए, बेवर और दहिया जो है यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बस्तर क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। तो बेवर और दहिया ये दोनों तो स्थानांतरित कृषि का नाम है, सही है। उसके बाद पोदू जो है यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में राज्य में इस कृषि का स्थानीय नाम है। तो ये भी सही है, यानी कि तीनों का तीनों स्थानांतरित कृषि के ही स्थानीय नाम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बेवर और दहिया कहाँ का है, एमपी के बुंदेलखंड और बस्तर क्षेत्र में आदिवासी द्वारा की जाने वाली स्थानांतरीय कृषि है। पोडू कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मलोका। तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अमेजन बेसिन में रहने वाले स्थानीय लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिन्हें मलोका कहा जाता है। इन घरों की छतें जो है अत्यधिक तिरछी और खड़ी ढाल वाली बनाई जाती है ताकि अमेजन वर्षा वनों में होने वाली भारी और निरंतर बारिश का पानी छत पर न रुके और तुरंत नीचे बह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है कहाँ से कहाँ में। तो देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य वाले भाग को दक्षिणापथ नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ी। जल विभाजक बोलते किसे हैं, तो वह ऊंचा स्थलाकृति क्षेत्र या पर्वत श्रेणी होती है जो दो अलग अलग नदी अपवाह तंत्रों की दिशा को अलग करती है। तो भारत का मुख्य जल विभाजक एक काल्पनिक रेखा की तरह उत्तर में दिल्ली जो कि अरावली का बढ़ा हुआ हिस्सा है, वहाँ से शुरू होकर अरावली श्रेणी, विंध्याचल, सतपुड़ा, अमरकंटक की पहाड़ी और दक्षिण में पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री भी कहते हैं तक विस्तृत है। इसके पश्चिम की नदियाँ अरब सागर में और पूरब की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए हमारा विकल्प क्या होगा,
बी बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट का एम प्रकार का जलवायु है। एम का अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा जलवायु, जहाँ छोटी शुष्क ऋतु होती है और भारी वर्षा होती है। तो भारत में यह जलवायु मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय मैदानों जैसे कि मालाबार तट और त्रिपुरा मिजोरम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो विकल्प हमारा क्या होगा? बी बिल्कुल सही होगा। अगर एएस पूछता तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट सर्दियों में वर्षा प्राप्त करता है। इसे त्रिवार्था और कोपेन ने एएस प्रकार की श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमन, साली और अगहनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? जो नहीं है हमें वो बताना है। तो इसका आंसर होगा, देखिए, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र में स्थित है, ये तो विशेषता है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, तो ये गलत है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 से भी सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये इसकी विशेषता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि योजना आयोग के अनुसार कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार यह क्षेत्र मुख्य रूप से केवल 2 राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार में स्थित है। इसलिए जो कथन बी है 2 से अधिक राज्यों में विस्तार, ये गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया और एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया, ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना है। नवजीवन भी गांधी जी ने लिखा था, यही समाचार पत्र। और उसके बाद एक था हरिजन और एक था इंडियन ओपिनियन। हालांकि ये इंडियन ओपिनियन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित होता था, ना कि भारत में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार दत्त। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन के दौरान जन जागरूकता फैलाने, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने और विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए बारिसाल, जो कि वर्तमान बांग्लादेश है, वहाँ पे अश्विन कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। सूर्य सेन जो है, इनको मास्टर दा भी बोलते हैं। ये चटगांव शस्त्रागार छापे जो कि 1930 में हुआ था, इसके ये मुख्य नायक थे। बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ मिलकर ब्रिटिश सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो देखिए, वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में तिनकठिया प्रथा के खिलाफ महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह शुरू किया था और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को देश के कई प्रमुख नेताओं और बुद्धिजीवियों का साथ मिला था। गांधी जी के साथ चंपारण जाने वाले प्रमुख सहयोगियों में थे महादेव देसाई, उसके बाद नरहरि पारिक, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह और मजहरुल हक शामिल थे। तो ए और डी दोनों नेता गांधी जी के साथ थे, ए और बी दोनों नेता गांधी जी के साथ थे, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो देखिए, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ और 9 अगस्त की सुबह सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में पटना में 11 अगस्त 1942 को छात्रों द्वारा पटना सचिवालय भवन पर तिरंगा फहराने का प्रयास किया गया। इस ऐतिहासिक भीड़ पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट WG आर्चर के आदेश पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए, जिन्हें सचिवालय के 7 शहीद कहा जाता है। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दमनकारी आदेश जारी किए थे। चूँकि विकल्प में 11 अगस्त की सटीक स्थिति दिखाई नहीं दे रहा,
तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ई टिक कर देंगे, हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एग्जाम में पूछ देता है कि 7 शहीद छात्र कौन कौन से थे, तो मैं उनका यहाँ पे नाम लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके। तो पहला छात्र थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, दूसरा रामानंद सिंह, तीसरा सतीश प्रसाद झा, चौथा जगपति कुमार, पांचवा देवीपत चौधरी, छठा राजेंद्र सिंह और सातवां राम गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1929। तो बिहार में जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों को संगठित करने के लिए नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इसके प्रथम सचिव कौन थे, तो सचिव थे श्री कृष्ण सिंह ही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, ये भी याद रखना है। इस सभा ने बिहार के किसान आंदोलन को एक नई और अत्यधिक उग्र दिशा प्रदान की थी। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा बना, इसी प्रांतीय आंदोलन का विस्तार करके बना था 1936 में। कहाँ पे, लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था, तो देखिए बंगाल में तीतू मीर के नेतृत्व में किसानों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का एक मुख्य तात्कालिक कारण एक स्थानीय जमींदार द्वारा मुसलमानों पर दाढ़ी रखने पर कर लगाना था। तो तीतू मीर के अनुयायियों ने इस कर का कड़ा विरोध किया और तीतू मीर मूल रूप से वहाबी आंदोलन से प्रभावित थे और बाद में उनके आंदोलन को फराजी आंदोलनों से भी जोड़कर देखा गया। हालांकि यह आंदोलन मुख्य रूप से तीतू मीर का आंदोलन या नारकेलबेरिया विद्रोह कहलाता है, नारकेलबेरिया विद्रोह कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मामला। ये कब हुआ था, तो ये 1929 में हुआ था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में बढ़ते कम्युनिस्ट और मजदूर संघ आंदोलन को दबाने के लिए चलाया गया एक प्रसिद्ध मुकदमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक चार्ट की घोषणा की थी, जिसके तहत दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया था। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था और अंत में 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। इसके तहत क्या हुआ था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। पहले कितनी थी, 71, उसको 148 कर दी गई थी, जो उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना। कब हुआ था, तो वर्ष 1934 में। कहाँ पे, तो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में ये आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काली किंकर दत्त। तो 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था और इन्हीं के जीवन और इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध खोजी पुस्तक बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक बिहार के प्रसिद्ध इतिहासकार कालिंकर दत्त ने लिखा है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, तो ये होगा पट्टाभी सीतारामैया। तो वर्ष 1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी कहाँ था, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित हुआ था ये। इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने सामने
डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया उम्मीदवार थे जिन्हें स्वयं महात्मा गांधी का सीधा समर्थन प्राप्त था, उन्हें हरा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने इस कड़े मुकाबले में सीतारामैया को हरा दिया था। इस पर गांधी जी ने कहा था कि सीतारामैया की हार मेरी अपनी हार है। बाद में गांधी जी से वैचारिक मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इसी को हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बाद इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका आंसर देखिए। पहला कथन दिया है, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। तो भीमराव अम्बेडकर ने 1920 में मूक और शोषित वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए मूक नायक नामक पाक्षिक मराठी समाचार पत्र शुरू किया था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो उन्होंने 1924 में जुलाई में बम्बई में दलितों में शिक्षा के प्रसार और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब का जो देहांत हुआ था वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। तो ये भी सही है। एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो क्या होगा? 6 दिसंबर 1956। तो हमारा आंसर क्या होगा? A, B और C। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दिए हैं आंदोलन के नाम, सूची 2 में उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र है। तो नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन क्या था? तो ये किससे संबंधित था? तो ये था चंपारण में तिनकठिया प्रथा से संबंधित था। उसके बाद है खेतिहर सत्याग्रह। तो खेतिहर सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो गुजरात के खेड़ा में 1918 में फसल नष्ट होने के बाद भी कर वसूलने के खिलाफ किसानों के समर्थन में यह आंदोलन हुआ था। तो B का हो जाएगा 3 खेड़ा। उसके बाद कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह। तो अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो C का 1 हो जाएगा। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरा चौरी नामक स्थान पर हुई हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये चौरा चौरी कांड से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या होगा? A का 2, B का 3, C का 1, D का 4। तो ऑप्शन हो गया हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन C, यह विचार विभक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। अतः नागरिकों को यह अधिकार संविधान के मूल अधिकार के हिस्से के रूप में प्राप्त है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता, संबंधित प्रांतों के नाम झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और लद्दाख। तो देखिए, पहला दिया है कि खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कोयला से, झारखंड से। तो देखिए, झारखंड में कोयला और लोहे जैसे खनिजों की भरमार है, लेकिन कुछ आंतरिक क्षेत्रों में तकनीकी और बड़े स्तर पर विविधीकृत आधुनिक उद्योगीकरण की अभी भी कमी देखी जाती है। दूसरा है जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी। तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के कारण प्रचुर मात्रा में जल संसाधन मौजूद है, लेकिन पहाड़ी और दुर्गम इलाका होने के कारण बुनियादी ढांचे का विकास कम हुआ है। उसके बाद सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी। तो ये राजस्थान है। थार मरुस्थल के कारण यहाँ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यह क्षेत्र पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। चौथा है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी। तो ये होगा लद्दाख। यह भारत का एक शीत मरुस्थल है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है, लेकिन यहाँ खनिज संसाधनों के दोहन और अत्यधिक दुर्गम शीत जलवायु के कारण परिवहन और संचार के साधनों का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। तो हिमालयन यू यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले एक सदाबहार चीड़ की प्रजाति का औषधीय पौधा है। यह मुख्य रूप से उच्च हिमालयी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रचुरता से
पाया जाता है। इस पौधे की पत्तियों और छाल से टैक्सोल नामक एक रासायनिक पदार्थ निकलता है जो कैंसर के उपचार के लिए अत्यधिक प्रभावी दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागरिकता 2003 संशोधन अधिनियम। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को देश से जोड़ने के लिए एमएल सिंघवी समिति की सिफारिश पर इस योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो भारत में पारंपरिक और कठोर जाति व्यवस्था के बंधन के ढीले होने का बहुत सारे कारण है। पहला एक है संवैधानिक कारक। तो संविधान का अनुच्छेद 15 जो भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, इसने जातिगत भेदभाव को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना ने ये प्रावधान किया है। उसके बाद सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास। तो औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण शहरों में लोग बिना जाति पूछे एक साथ काम करते हैं और बसों ट्रेनों में यात्रा करते हैं, तो ये भी एक कारण है। उसके बाद साक्षरता एवं शिक्षा विकास। तो साक्षरता के प्रसार ने रूढ़िवादी सोच को बदला है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2004 में। एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो ग्रामीण भारत के स्थानीय स्वशासन को अधिक सशक्त बनाने के लिए 27 मई 2004 को भारत सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग और स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में गठित किया गया था। और ये इसका 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, क्योंकि इसी दिन 1993 में 73वां संशोधन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। तो ये एक दार्शनिक थे। इनका मानना था कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है जहां मुनाफा मजदूरों की मेहनत से आता है, लेकिन उस पर नियंत्रण पूंजीपतियों का होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है जीन जैक्स रूसो ने। तो फ्रांसीसी दार्शनिक थे ये और विचारक भी थे। जीन जैक्स रूसो ने 1762 में राजनीति और दर्शन पर आधारित सुप्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक समझौता पुस्तक इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यह गुजरात और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण होने वाले बड़े पैमाने पर विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ शुरू किया गया आंदोलन था। तो ये क्या हो गया हमारा? सही होगा। उसके बाद टिहरी बांध आंदोलन। तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर अत्यधिक ऊंचे और भूकंपीय क्षेत्र में बन रहे टिहरी बांध के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। तो ये भी सही है। उसके बाद चिपको आंदोलन। तो यह वनों की कटाई को रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था, न कि बांध परियोजना के खिलाफ। तो ये उससे संबंधित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ नहीं किया गया था ये चिपको आंदोलन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए और बी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ए और बी दोनों ही बड़े बांध यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध से जुड़े हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य क्या क्या है? तो देखिए, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, तो ये मूल कर्तव्य है। ये 51A के C में के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना। तो 51A G के तहत वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना कर्तव्य है। तीसरा है अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। तो अनुच्छेद 51A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, और इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो दिए गए तीनों विकल्प मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये पुस्तक पहली बार 1940 में प्रकाशित हुई थी। इसमें बाबा साहेब ने सांप्रदायिक समस्याओं, देश के बंटवारे के संभावित परिणामों और अल्पसंख्यक अधिकारों पर बेहद बेबाक विचार प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है, आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1801 में। आयरलैंड एक ऐसा देश था जहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के बीच गहरा विभाजन था, तो अंग्रेजों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को बढ़ावा देकर कैथोलिक बहुल देश पर प्रभुत्व स्थापित किया था। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य नारा क्या था? आपको याद होगा अगर आप टीवी पे ऐड देखते होंगे, सब पढ़ें सब बढ़े। ठीक है, इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1948 में। भारत की तरह श्रीलंका भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का गुलाम था। उसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। ये 4 फरवरी 1948 को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो अन्नपूर्णा राशन कार्ड ये है वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों उनके लिए है। ये शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2000 को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडम के द्वारा। पारिस्थितिकी में ऊर्जा के एक दिशीय प्रवाह को समझाने के लिए प्रसिद्ध पर्यावरणविद यूजीन पी ओडम ने 1956 में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल को द्विसारणी ऊर्जा प्रवाह मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि एक साथ 2 अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं को जोड़ता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है चारण खाद्य श्रृंखला और दूसरा होता है अपरद खाद्य श्रृंखला। तो चारण खाद्य श्रृंखला जो है वो ही जीवित हरे पौधों से शुरू होता है और अपरद खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होता है। नेक्स्ट है, SO2 प्रदूषण सूचित होता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण किसके द्वारा सूचित किया जा सकता है? तो ये लाइकेन के द्वारा। कैसे? तो लाइकेन यह कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध से मिलकर बनने वाला जीव है। लाइकेन वायु प्रदूषण विशेषकर हवा से सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। तो जिन औद्योगिक या शहरी क्षेत्रों की हवा में SO2 की मात्रा बढ़ने लगती है वहाँ लाइकेन सूख जाते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक वायु प्रदूषण संकेतक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पे ये स्थित है? तो देखिए, यह प्रसिद्ध अभ्यारण्य भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी के किनारे चोराव द्वीप पर स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पे है? गोवा में है, ना कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल में है। इस अभ्यारण्य का नाम भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया है, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो देखिए, एक इसमें कन्फ्यूजन ये है कि एक है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। तो यदि परीक्षा में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो वह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ है? J&K श्रीनगर में स्थित है। और अभ्यारण्य पूछा जाए तो गोवा में है और राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। यह अंतर आपको दिमाग में बैठा के रखना है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो एक है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो कि उन्नाव में है और एक है ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो कि गाजियाबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं, IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? तो IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, IUCN ये होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है,
तो आई यू सी और एन, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है ग्लैंड, और ग्लैंड कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। तो जैसा कि हम इसके एक पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे कि लिंडमैन के नियम के अनुसार 10% का जो नियम उन्होंने दिया था उसके हिसाब से 10% ऊर्जा अवशोषित होती है, बाकी 90% जो ऊर्जा है वो जीव अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है या ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में नष्ट हो जाती है। आपको इसको समझना है तो ऐसे समझिए कि यदि उत्पादक के पास मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, उसके पास 1000 जूल है, जूल ऊर्जा है, ठीक है, 1000 जूल ऊर्जा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि कौन प्राथमिक उपभोक्ता होगा, शाकाहारी होगा। शाकाहारी मान लेते हैं हिरण है, वो हिरण या बकरी है, तो इसके पास 10% ही इसका ऊर्जा जाएगा। तो 10% कितना होगा, सिर्फ 100 होगा, यानी कि 100 जूल ऊर्जा हिरण को मिलेगा। और मान लीजिए इस हिरण को कोई इंसान मनुष्य खाता है, शाकाहारी या शेर मान लेते हैं, शेर खाता है जो कि मांसाहारी है, तो इसे मिलेगा इस 100 का 10% यानी कि 10 जूल ऊर्जा। इसी नियम को हम बोलते हैं लिंडेमैन का, LINDEMANS, लिंडेमैन्स लॉ ऑफ 10% का नियम। नेक्स्ट है, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन होगा सी, लवणोद्भिद में। तो लवणोद्भिद का हैलोफाइट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये वे वनस्पतियाँ हैं जो अत्यधिक नमक वाले दलदलीय और तटीय क्षेत्रों में उगती है, जैसे कि मैंग्रोव वन। इन दलदली क्षेत्रों की मिट्टी पानी से पूरी तरह संतृप्त होती है, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है और पौधों की जड़ें हवा नहीं ले पाती है। तो इस समस्या के निपटने के लिए इन पौधों की कुछ जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन या दलदल से ऊपर हवा में निकल आती हैं, और इन विशेष जड़ों को ही श्वसन मूल या न्यूमैटोफोर कहते हैं। ये जलोद्भिद, तो पानी में डूबे रहने वाले पौधों को जलोद्भिद कहते हैं, जैसे हाइड्रिला और कमल। मरुद्भिद, तो जीरोफाइट्स बोलते हैं इसे। मरुस्थल या शुष्क क्षेत्रों के पौधे जैसे कि नागफनी, कैक्टस, इनकी पत्तियां पानी बचाने के लिए कांटों में बदल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों, क्योंकि प्राथमिक प्रदूषक में वे प्रदूषक जो अपने स्रोत से सीधे उसी रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं उसको हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, जैसे कि SO2, CO और NO2, और प्लास्टिक भी है, माइक्रोप्लास्टिक्स। तो ये क्या है, प्राथमिक प्रदूषक हैं। द्वितीयक प्रदूषक किसे बोलते हैं, तो ये सीधे उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि प्राथमिक प्रदूषक जब वायुमंडल की गैसों या नमी के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं तब इनका निर्माण होता है। और एक है यहाँ पे दिया है पैन, तो पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट और ओजोन, तो यहाँ पे ओजोन दिया है। तो ये जमीनी स्तर या क्षोभ मंडलीय ओजोन है। दोनों ही प्रकाश रासायनिक धुंध के दौरान बनने वाले प्रमुख द्वितीय प्रदूषक हैं। तो A और C दोनों ही द्वितीय प्रदूषक हैं, इसलिए सही उत्तर हमारा क्या होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, किसके द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लिंडमैन के द्वारा। अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ भारी वर्षा यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और वहाँ का तापमान क्या होता है, उच्च होता है। तो भारत में इसके मुख्य 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं। एक है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ हैं, और तीसरा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो चूँकि केरल और कर्नाटक दोनों ही राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा है, केरल और कर्नाटक दोनों ही घाट पश्चिमी घाट का हिस्सा है, इसलिए इन दोनों राज्यों के तटीय और पहाड़ी ढलानों पर प्रचुर मात्रा में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाएंगे।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में मीथेन का जो मुख्य स्रोत है वो है धान का खेत। तो मीथेन क्या है, यह एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। धान की खेती के दौरान खेतों में लंबे समय तक पानी जमा रहता है और इस जलमग्न स्थिति के कारण मिट्टी में अवायवीय परिस्थितियां उत्पन्न होती है और इस वातावरण में मिट्टी के भीतर मौजूद मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर बड़े पैमाने पर मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्यमंडल। जैसा कि मैंने बताया था कि वायुमंडल की संरचना में मुख्य रूप से 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। तो मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बहुत तेज़ी से घटता है और इसके ऊपरी छोर जो कि मेसोपॉज बोलते हैं, वहाँ पर तापमान गिरकर लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो यह पूरे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। तो जब कोई हानिकारक या विषैला रसायन जैसे कि कीटनाशक, डीडीटी, पारा किसी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो जीवों द्वारा आसानी से उत्सर्जित या विघटित नहीं हो पाता। इसके परिणाम स्वरूप जैसे जैसे भोजन का प्रवाह निचले पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर जैसे कि घास से टिड्डा, टिड्डे से मेढक, मेढक से सांप, सांप से मोर की ओर बढ़ता है, इन रसायनों की सांद्रता जो है हर अगले स्तर पर बढ़ती ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, शुष्क तारंभी अनुक्रमण का मतलब जेरार्च सक्सेशन बोलते हैं। किसी बिल्कुल नग्न सूखी चट्टान या मरुस्थलीय क्षेत्र पर जहाँ पहले कोई जीवन नहीं था, नए जैविक समुदाय के क्रमिक विकास को शुष्क तारंभी अनुक्रमण कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा लाइकेन, क्योंकि नग्न चट्टानों पर लाइकेन सबसे पहले उगते हैं। ये चट्टानों की कठोर सतह पर जीवित रह सकते हैं और विशेष अम्ल छोड़कर चट्टानों को गलाते हैं, जिससे मिट्टी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो ये आर्द्रभूमि से जुड़ा हुआ है। यह कब हुआ था संधि? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक शहर से हस्ताक्षरित हुई थी, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है इटाई इटाई रोग। और यहाँ पे जो पारा दिया है इसके वजह से मीन माता रोग होता है, मीन माता रोग होता है। और शरीर में लोहे की अधिकता से, कमी से एनीमिया, लोहे की अधिकता से सिडेरोसिस नामक बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय या इन सिटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो देखिए स्वस्थानीय का मतलब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के भीतर ही संरक्षित करना है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। और बाह्य स्थानीय का मतलब है कि संकटग्रस्त जीवों या पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर किसी मानव निर्मित विशेष स्थान पर संरक्षित करना है। तो जो वनस्पति उद्यान इसमें दिया हुआ है और चिड़ियाघर, जीन बैंक और ये सभी क्या हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। ये इन सिटू के उदाहरण नहीं है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य ये इन सिटू के हैं। हमें पूछ रहा है इन सिटू वाले नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दोहराव के अंक 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो देखिए हमें 4 अंकीय संख्या बनानी है, इसलिए हम 4 खाली स्थान मान लेते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हो गया, 4 खाली स्थान। तो 1000 का स्थान यानी जो पहला स्थान है, इस स्थान पर हम यदि शून्य का उपयोग करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंकी हो जाएगी। इसलिए हम जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 0 रख दिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये तो 3 अंकी संख्या होगी। हमें बनाना कितना है, 4 अंकी संख्या बनानी है। अतः पहले स्थान को भरने के लिए केवल कितने विकल्प उपलब्ध हैं, 4 विकल्प उपलब्ध है। ये वाला 4 नहीं है, 4 विकल्प उपलब्ध हैं। उसके बाद दूसरे स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं, तो यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक कोई भी संख्या भर सकते हैं। चूँकि ऑलरेडी 1 भरा जा चुका है तो इसको भी 4 तरीके से ही भरेंगे, उसके बाद 3 तरीके से, उसके बाद 2 तरीके से। तो 4 गुने 4 गुने
3 गुने 2, ये हो जाएगा 96। तो चूँकि 96 किसी भी विकल्प में शामिल नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द हाइट को इस तरीके से कोडित किया गया है और लूज को इस तरीके के कोडित किया गया है तो उसी भाषा में मोबाइल के लिए कोड क्या होगा। तो देखिए, हाइट का पहले लिखते हैं तो H8 होता है, E5 I9 G7 H8 T20 होता है। ये लिखा है 9 6 10 8 9 21। तो क्या किया है, सब में +1 हुआ है, ठीक है, सब में +1 हुआ है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, मोबाइल में भी ऐसा ही करेंगे। तो M13 O15 B2 I9 L12 E5। तो 13 1 14 15 1 16 2 1 3 9 1 10 12 1 13 5 1 14 14 16 3 10 13 6। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें वरिष्ठता के क्रम में यानी घटते क्रम में सजा के देखते हैं। तो पहले क्या आएगा, बढ़ते क्रम में यानी निम्न से उच्च पद की ओर जाएंगे तो सहायक प्राध्यापक तीसरे नंबर पे, उसके नीचे क्या आएगा, सहायक सह प्राध्यापक पहले नंबर पे और प्राध्यापक 2, अर्थात 3 1 2 या किसी भी विकल्प में सीधे दिया गया नहीं है। तो घटते क्रम में अब देखते हैं। तो सबसे वरिष्ठ पद प्राध्यापक का होता है, तो ये 1 हो गया, उसके बाद सहायक प्राध्यापक 2 हो गया और उसके बाद सह प्राध्यापक 3 हो गया। यानी कि पहले नंबर पे कौन आएगा, इसका होगा 2, ये है 3 1 2 3 1। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो इसलिए यही सही तार्किक क्रम हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं के 1/2 का मिलता है और दूसरे बच्चों को पहले बच्चों का 1/4 मिलता है। तीसरे बच्चों को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है। तो चौथे बच्चों को कितना अंश मिलता है। तो मान लेते हैं कि कुल वस्तुओं का जो भाग है, कुल वस्तुओं का भाग ये है 1 इकाई, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है। तो पहले बच्चे को कितना मिला, 1 कुल का, यानी कुल कितना है 1 है, तो 1 का 1/2 यानी कि 1/2 मिला है। फिर दूसरे बच्चे को कितना मिला है, तो पहले बच्चे का 1/4। तो पहले बच्चे को मिला है 1/2, इसका 1/4, तो ये कितना हो गया, 1/8 हो गया। फिर बोल रहा है कि तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिला है। तो पहला बच्चा कौन है, 1/2, इसका 3/4 निकालिए, तो ये हो जाएगा 3/8। अब पहले 3 बच्चों को दी गई कुल वस्तुओं का योग निकाल लेते हैं कि तीनों को कितना दे दिया गया है अब तक। तो 1/2 + 1/8 + 3/8, एलसीएम लेंगे 8 का, तो 2 चौके 8 4 1 3। तो ऊपर हो गया 8/8 यानी 1, यानी कि हमारे पास वस्तुओं का भाग कितना था, 1 था, और ये पूरा का पूरा तीनों बच्चों में हमने बांट दिया है। अब पूछ रहा है कि चौथे बच्चे को कितना अंश मिलेगा। तो चौथे को तो 0 मिलेगा क्योंकि बाकी सब में तो सब कुछ बांट दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं वर्ग की भुजा क्या है, a है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, ये x है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात। तो a² बटे में x² बराबर √3/4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे a/x का स्क्वायर √3/4। तो स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो √3/4 का पावर 1/2। तो ये हो जाएगा a/x बराबर 3 का पावर 1/4, क्योंकि 1/2 पहले से था। देखिए √3 का मतलब क्या होगा, 3 का पावर 1/2, और जब इन दोनों का पावर 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1/4। तो और यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो a/x क्या होगा, 4th रूट ऑफ 3/2, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कितना जुटा है, +5 +5 +8 +10 +12। तो अगर आप देखेंगे तो ये 2 बढ़ा है, इनमें 2 बढ़ा है। तो अगर हम यहाँ पे हमारा अगर 2 बढ़ने के हिसाब से हम करें तो यहाँ पे तो हमारा 6 आना चाहिए था, और जब यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था। तो हमारा कौन सा गलत होगा? अगर हम 8 को हटा के 7 लिख दें तो 7 में से 3 गया 4, 13 में से 7 गया 6, फिर बाकी 8 10 12 का अंतर आएगा, यानी कि 8 हमारा क्या है, गलत संख्या है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई तालिका से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो लॉजिक दिया है वो ये है कि इस 6 में 2 से भाग दिया है तो क्या मिलेगा, 6 भागा 2 बराबर होगा 3, और ये फिर जो आया है 3, इसमें 18 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 54। यहाँ पे 54 है। उसी तरीके से 12 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 12 भागा 4 मिलेगा 3, और 3 में 36 से गुणा करेंगे तो 36 यही होता है 108, 108 दिया है। फिर क्या करेंगे, 3 में 1 से भाग देंगे, 3 भागा 1 बराबर होगा 3, और 3 में क्या करेंगे, 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27, 27 यहाँ पे दिया हुआ है। अब 15 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 15 भागा 5 बराबर होना चाहिए 3, और 3 में क्या करेंगे, 45 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, 4 3 12 1 13, 135, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 135 आना चाहिए था। तो गलत है संख्या ये, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए बराबर दिया है 10, बी बराबर 3 और सी बराबर 6, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो देखिए त्रिभुज निर्माण का ज्यामितीय नियम क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज का निर्माण केवल तभी संभव है जब उसके किसी भी 2 छोटी भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी सबसे बड़ी भुजा से अधिक हो। तो B + C इज ग्रेटर दैन A होना चाहिए। ठीक है, B कितना दिया है 3, C दिया है 6 और A दिया है 10। तो 9, 3 + 6 9, 9 इज ग्रेटर दैन 10, ये गलत है क्योंकि 9 तो 10 से छोटा होता है ना कि बड़ा। इसका मतलब ये है कि 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम है, इसलिए इन दी गई मापों में से एक त्रिभुज बनाना असंभव है। तो जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो हम क्या ही बोलेंगे कि समकोण है कि समद्विबाहु है, त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो हमारा तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, तो मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है? ठीक है, तो देखिए ये मदन है और इसका एक भाई है। ठीक है, और मदन के भाई के अंकल जो हैं, मतलब मदन के भी अंकल ही होंगे। इसके भाई के अंकल का मतलब क्या है कि मदन का भी अंकल ही है वो, ये है अंकल। ठीक है, ये अंकल जो है ये करण के पिता के भाई हैं। तो मान लेते हैं ये करण है यहाँ पे और इसके हैं पिता यहाँ पे, और ये आपस में जुड़े हुए हैं भाई से। ठीक है, तो मदन और करण यानी मदन और करण के बीच में क्या संबंध हो सकता है? तो देखिए मदन का ये अंकल है, तो ये हो सकता है कि जो ये करण का पिता है ये मदन और भाई का भी अंकल हो। ठीक है, कि अंकल हो सकता है क्या, मतलब अंकल ये है और ये आपस में भाई हैं। तो ये जो पिता वाला है एरिया, ये इसका भी अंकल होगा और ये इसका भी अंकल होगा, यानी कि ये दोनों क्या हैं, चचेरे भाई हो जाएंगे। तो मदन करण का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बी हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में इसने दिया नहीं है चचेरा भाई है कि मेरा भाई है, तो हम चाहें तो ई भी मार सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को चाहें तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे y का क्या होता है, 25 होता है, T20 O 15, तो 5 5 घट रहा है, तो 15 में से 5 घटाएंगे 10, 10 किसका होता है, J10, 10 में से 5 घटाएंगे तो होगा 5, 5 होता है ई का, तो जे और ई हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है, मतलब कितने त्रिभुज हैं हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले छोटे वालों को गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज मिल गए। अब देखिए क्या करते हैं, अब बड़े वाले को लेते हैं, ये एक हो गया 7, ये वाला एक हो गया 8, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये हो गया 9, फिर इसको ले लेते हैं
तो ये हो जाएगा 10। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको लेते हैं 11, फिर इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा 12, और फिर सबसे बड़े वाले को ले लेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के 13। तो ऑप्शन हो गया हमारा 13 त्रिभुज है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बना लेते हैं। आशा मान लेते हैं यहाँ पे है, ये 3 किलोमीटर जा रही है दक्षिण में, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। तो मेरा दाएं इसके बाएं होगा, तो मेरा बाएं इसके दाएं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 किलोमीटर इधर चलती है, ठीक है। और वह फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो फिर से ये इधर मुड़ के इधर जाएगी, 3 किलोमीटर फिर से चलती है और अपने बाएं मुड़ती है। यहाँ मुड़ने के बाद अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। अब वो किस दिशा में चल रही है, तो वो पूरब दिशा में चल रही है। तो ऑप्शन 116 का हो जाएगा हमारा सी। सॉरी, यहाँ पे बोला है 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़ती है, तो बाएं का मतलब इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ रही है यानी कि किधर जा रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है हमें, जैसे पिछले कुछ क्वेश्चंस में कुछ देखा था हमने। तो देखिए किया क्या है कि 28 और 84 को जोड़ा है तो 112 आया है। उसी तरीके से 84 और 112 को जोड़ा है तो 196 आया है। और फिर 192 और 196 को जोड़ा है तो 6 2 8 9 1 10 1 1 2 1 3 308 आया है। और फिर 308 में 196 जोड़ा तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5, तो ये आया है 504। अब 504 में हमें जोड़ना क्या चाहिए, 504 में हमें जोड़ना है 308, तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 3 8, 812 आना चाहिए। ये 872 दिया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी गलत संख्या है। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट में हमें ये दिया गया है तो उसी कूट में निम्नलिखित में से कौन सा अंक एंड को दर्शाता है। एंड को, तो एंड यहाँ पे है, तो हमें ये एंड निकालने के लिए क्या करना होगा, गुड को और बैड को हटाना होगा। तो देखिए गुड यहाँ पे है और एक गुड यहाँ पे है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 5 6 3 5 8, तो गुड के लिए हमें मिल गया क्या, 5 मिल गया, ठीक है। इसको काट दीजिए। अब बचा क्या, बैड बचा, तो बैड यहाँ पे है और एक बैड यहाँ पे है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो 6 3 7 3 5 8, यानी कि बैड के लिए हमें मिल गया 3। अब देखिए बैड के लिए 3, गुड के लिए 5, तो 3 5 काट दीजिए, बचेगा एंड के लिए क्या, 8 बचेगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सड़कें एक देश की ओर जाती हैं, उन्हें एक्स वाई जेड अक्षरों और 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जा सकता है। जब तूफान आता है वाई अवरुद्ध हो जाती है, जब बाढ़ आती है एक्स 1 और 2 प्रभावित होती है, जब सड़क एक अवरुद्ध होती है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाती है। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एक देश है और इसके तरफ 6 सड़कें हैं, 3 4 5 6, कौन कौन सी, एक्स वाई जेड 1 2 3, 6 सड़कें हैं इस देश के पास, इस देश में जाने के लिए। अब कह रहा है कि जब तूफान आता है, जब तूफान आता है तो वाई बंद हो जाता है, वाई यूज नहीं कर सकते। बाढ़ आता है तो सड़क एक्स 1 और 2 नहीं यूज कर सकते। जब सड़क एक अवरुद्ध होती है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि बाढ़ जब आएगी तो एक अवरुद्ध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जेड भी अवरुद्ध हो जाएगा। तो एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे, यहाँ पे हम जेड लिख देते हैं इसी को, एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग करेंगे। देखिए तूफान आएगा तो वाई ख़त्म, ये रास्ता ख़त्म, ठीक है। बाढ़ आएगा तो एक्स 1 2 और जेड ख़त्म, एक्स 1 2 और जेड ख़त्म, तो बचा क्या हमारे पास, 3 बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 119 का ए हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है ये, किसी निश्चित कूट में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, उसी कूट में बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दिल्ली को लिखते हैं D4 E5 L12 H8 I9, और CCID का 3 C3 I9 D4 ये -1 है, -2 -3 -4 और -5 हो रहा है।
तो बॉम्बे का B2 O15 M13 B2 A1 Y25 -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये 1 हो जाएगा, ये 13, ये 10, ये 26 2 28 में से 4 घटेगा तो ये 24 हो जाएगा, और 26 1 27 में से 5 घटेगा तो 22 हो जाएगा, और 25 में से 26 घटेगा तो ये 19 हो जाएगा। तो ये हो गया A। उसके बाद M13 J10 X24 V22 S19, तो ऑप्शन हो गया हमारा C। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।